ये हमारा हरा भरा घर जो पूरा हो चुका है अच्छी तरीके से पैक। घर का एक एक सामान पूरा पैक हो गया है। क्यों पैक हो गया है, कहाँ जा रहे हैं हम, चलिए जानते हैं। पूरा सामान जहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बनाती थी आप लोग देख रहे होंगे, पूरा सामान अच्छी तरीके से पैक हो गया है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पूना। अब क्या करने जा रहे हैं, क्यों हम ब्रजधाम छोड़ के पूना शिफ्ट हो रहे हैं या फिर गाजियाबाद छोड़ के क्यों हम। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों के बड़े सारे मैसेज थे कि दीदी आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर या फिर गाजियाबाद को छोड़कर आप पूना चली गई, पूना शिफ्ट होने का रीजन क्या था, कृपया करके हमें थोड़ा सा विस्तार में बताइए। तो ये आप मेरा ब्लॉग चैनल देख रहे हैं जिसमें मैं अपनी जिंदगी से जुड़ी आप लोगों को बातें बताती हूँ। तो ये बात भी मैं बता रही हूँ आपको अपनी मेरी लाइफ से जुड़ी हुई, कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को श्रीधाम वृंदावन या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़कर कभी यहाँ पे शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से बड़ा और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। मैं वो लड़की हूँ जो मेरठ में पैदा हुई हूँ, दिल्ली में उसकी पूरी पढ़ाई हुई है, श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला है, स्थायी घर वहाँ पे मेरे को भगवान जी ने दिया है। और उसके तत्पश्चात मेरी शादी हसनपुर में हुई है और उसके बाद हसनपुर में रहने के बाद, हसनपुर में शादी होने के बाद मैं गाजियाबाद में रहने लग गई थी। लेकिन गाजियाबाद से मैं श्रीधाम वृंदावन आती जाती रहती थी। महीने में 2-3 बार तो मैं ये ऐसा कर ही लेती थी। कभी पूरे महीने रह के आ जाती थी, कभी 15 दिन रह के आ जाती थी, कभी 3-4 दिन रह के आ जाती थी। अब वहाँ पे अपना एक छोटा सा निवास स्थान है बाकी बिहारी जी की कृपा से, तो वहाँ पे भी रह के आ जाती थी। गाजियाबाद से बहुत पास पड़ता था। लेकिन अगर मैं वहीं पुणे की बात करूं तो पुणे से 1500 किलोमीटर पड़ता है। हर महीने जाना तो असंभव सा लगता है। ऐसा लगता है कि असंभव सी बात है कि मैं हर महीने कैसे जाऊंगी वहां पे। लेकिन जो होता है, बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मेरी तो औकात ही क्या है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या रीजन था कि मुझे ब्रजधाम छोड़ना पड़ा और ब्रजधाम छोड़कर पुणे में बसना पड़ा। लोग तो पूरी दुनिया को छोड़कर ब्रज में आके बसते हैं और मेरे को ब्रज छोड़कर पुणे में बसना पड़ा। आखिर इसके पीछे रीजन क्या था? देखिए, ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मैंने कंसीव किया तब हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग पुणे में शिफ्ट होंगे। ना ही हमारे पास ऐसा कोई ऑफर था, ना ही हमारे पास दूर दूर तक माइंड में ये बात सेटल थी। हम लोग हमेशा बोलते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाजियाबाद में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम गुरुग्राम में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में, नोएडा में इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब की। अच्छी कंपनियां नहीं है, मतलब बहुत हाई लेवल की कंपनियां नहीं है, मीडियम लेवल की कंपनियां हैं, बट नॉट गुड लेवल, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कंपनी नहीं है, मीडियम लेवल की कंपनी है। तो हम गुरुग्राम, गाजियाबाद को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा गुरुग्राम में शिफ्ट हो सकते हैं, इतना हमने माइंड वेकअप कर रखा था। लेकिन जैसे ही मैंने कंसीव किया, कंसीव करने के ठीक 15 से 20 दिन बाद अचानक से मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कशन कर रहे थे। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब कराना है, क्या क्या क्या। तो उनके एक फ्रेंड हैं, उनका फ़ोन आता है कि मतलब ऐसी कोई, जो डिजिटल मार्केट में है मेरे हस्बैंड, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वो डिजिटल मार्केट में है। तो उनके फ्रेंड का फ़ोन आता है, तो वो कोई क्लाइंट को लेकर आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो उसने मजाक मजाक में ये बोल दिया ना, तो कौन सी कंपनी में पड़ा है, टचवुड वो भी तब भी उस अच्छी कंपनी में थे। तो उन्होंने ये बोला कि तू कौन सी कंपनी में पढ़ा है, उसको लीव कर, छोड़ना, तू आजा पुणे, मैं तुझे पुणे बुला रहा हूँ। अब मैं उस टाइम वहीं पे बैठी थी। उसने ये बात पहले भी 3-4 बार मुझसे बोली, उनसे बोली थी, लेकिन कभी भी हमने उनसे ये नहीं पूछा कि सैलरी पैकेज क्या होगा इफ इन केस हम आ रहे हैं तो क्या चीज़। तो अचानक से ही उस दिन मैं भी बैठी थी जब उन्होंने ये बोला कि तू, वो स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे क्योंकि वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, तो वो स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे और मैं भी अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। तो मेरे पास भी वो सारी बातें कन्वर्ट हो रही थी, सुनाई मुझ तक दे रही थी। तो मैंने उनको एल्बो को टच करते हुए बोला, मैंने कहा एटलीस्ट पूछो तो सही कि सैलरी पैकेज वो कितना देंगे, अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं तो सैलरी पैकेज कितना देंगे। जब उन्होंने सैलरी पैकेज की बात करी तो हम दोनों शॉक्ड थे, मतलब शॉक थे। 1 मिनट भी हम लोगों ने नहीं सोचा कि
क्या करें क्या ना करें। हम दोनों शौक थे सैलरी पैकेज। जब उन्होंने बताया कि हाँ इतना तक मैं तेरे को दिलवा दूंगा, तू यहाँ पे आ जा, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके बाय। जब हमने उनसे ये वाली बात फिर आपस में डिस्कस करी कि अगर हमारी इतनी सैलरी पैकेज हो गया तो ऑब्वियसली बात है श्रीधाम वृंदावन में जो हमारा घर है वहाँ पे हमने आश्रम की सुविधा दे रखी है। मतलब आश्रम, आप लोगों को पता है कि आश्रम की सुविधा है, वहाँ पर रहने की सुविधा हम लोगों ने दे रखी है। लेकिन अगर इतना सैलरी पैकेज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हम और भी ज़्यादा सुविधाएं वहाँ पे दे सकते हैं। इनफैक्ट हम फूड प्रोवाइड करा सकते हैं, नीट एंड क्लीन वाटर तो प्रोवाइड करा दिया, लेकिन कूलर वूलर एक्सेट्रा लॉट्स ऑफ चीज़ें हो जाती हैं। और भगवान ने चाहा तो कभी दूसरा घर भी वहाँ पे ले सकते हैं और भी ये सुविधा का और भी आनंद, मतलब और भी आनंद हम पा सकते हैं, ये सुविधा का और भी पुण्य हम अर्जित कर सकते हैं। हमारे माइंड में यही सबसे पहले सेट हुआ कि अगर हम वहाँ पे ये सेट हो गए एक बार को, मतलब 2-3 साल हम अगर वहाँ पे इस सैलरी पैकेज पे करके आ गए तो हमें गुरुग्राम में और भी गुड सैलरी पैकेज पे जॉब मिल जाएगी। इसलिए हमने फिर नेक्स्ट डे उनको फ़ोन किया तो हमने कहा ठीक है कि हम तैयार हैं आने के लिए, आप हमारी बात चलाइए। इन्होंने अपना वो रिज्यूम भेजा तो इन्होंने बोला कि ये तो अभी बात चली है, पहले इंटरव्यू तो क्लियर हो जाए, और केवल बात चलने से कुछ नहीं होता है, इंटरव्यू भी क्लियर होना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक माइंड में ये बात भी आ रही थी कि उसी टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हुई थी और फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और अचानक से ये पुणे चले जाएंगे तो मैं कैसे मैनेज करूंगी अकेले, ट्रैवलिंग करना, दवाई लेने जाना, डॉक्टर के पास जाना, अल्ट्रासाउंड कराने जाना, मतलब लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं। और फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो घर में कोई नहीं होता, तो बहुत मैं और सुतांतु बस रह जाएंगे। और उस टाइम पे वॉमिट तो मैं आपको क्या कहूँ, दिन में 3-3 4-4 बार वॉमिट आती थी, दिन में 3-3 4-4 बार उल्टियाँ आती थी, मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा चलो लेट्स सी, पहले इंटरव्यू तो क्लियर करूँ। तो इंटरव्यू का उनका राउंड हुआ, इन्होंने अपना रिज्यूम भेजा, रिज्यूम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। इंटरव्यू का राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ। वैसे 5 या 6 राउंड होते हैं, लास्ट राउंड 4 राउंड होता है, तो 5 मिला लीजिए, 5 राउंड होते हैं। लेकिन किस्मत इनकी चल रही थी, या फिर जो इंटरनल बच्चा हमारे गर्भ में आया है वो अपनी किस्मत साथ लेके चल रहा था। मुझे नहीं पता किसकी किस्मत चल रही थी। इनके मात्र और मात्र 2 ही इंटरव्यू, और तीसरे इंटरव्यू में उनको HR राउंड दे दिया गया। हाँ, लेटर आने में, जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको आने में पूरा 1 महीना लगा। हमको लगा कि शायद वो लोग अब नहीं बुलाएंगे, शायद कुछ कमी रह गई होगी शायद उनके मन में, तो वो जो लेटर आना था उसको आने में 1 महीना लगा। इनफैक्ट उन्होंने दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, और उनको ये लग रहा था बाई चांस वहाँ से भी लेटर नहीं आया और मेरे पास ये दूसरी कंपनी का जो ऑफर है ये भी रह गया, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली, और ठीक 1 महीने बाद उनके पास लेटर आया। अराउंड 28 तारीख थी उनके पास लेटर आए हुए, और उनको 2 तारीख से ज्वाइनिंग करनी थी। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पे अकेले वृंदावन भी, वैसे तो वृंदावन बहुत अच्छी जगह है, वृंदावन रहना भी इस टाइम पे अकेले ठीक नहीं है। और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक मिसकैरेज हो गया था, ट्रैवलिंग के लिए मेरे को थोड़ा अवॉइड कर दिया था, तो गाजियाबाद से मैं वृंदावन नहीं जा पाई। इनफैक्ट मैं अपनी मम्मी के घर पे भी नहीं जा पाई थी गाजियाबाद से, और मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। मेरे को तो आंसू ही निकलने लग गए कि मैं अकेले मैनेज कैसे करूंगी। लेकिन ये भी उम्मीद थी कि मेरे पास लड्डू गोपाल बाल गोपाल है और भगवान जी हैं मेरे पास। तो ये 1 तारीख की इनकी फ्लाइट थी, ये 1 तारीख को फ्लाइट पकड़ के अपने यहाँ पर पूना आ गए, और पुणे में 1 महीने तक इन्होंने कंटिन्यू जॉब करी, और मैं 1 महीने तक गाजियाबाद में रही। और उसी 1 महीने के दौरान मैं 2 बार दवाई भी लेने गई, और मैं अल्ट्रासाउंड भी कराने गई। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसकी रिपोर्ट्स भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आई, और जब मैंने रिपोर्ट्स ज़्यादा अच्छी नहीं आई तो फिर मतलब ऐसे जब सासू माँ का या फिर मेरी माँ का फ़ोन आता है तो वो पूछती हैं कि भाई क्या हुआ, तो मैंने बताया कि भाई लो लाइन ऑफ प्लेसेंटा आया है। अगर किसी को नहीं पता लो लाइन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो जो बच्चे की नाल होती है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, इंटरनल नाल होती है, और ज़्यादा नीचे नाल होती है तो फिर ज़्यादा ट्रेवलिंग करने के लिए, ज़्यादा क्या ट्रेवलिंग करने के लिए, फास्ट वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, नीचे झुकने के लिए, फ्रंट को झुकने के लिए सब चीज़ें मना कर दी जाती हैं। रेस्ट करने
करने के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि कभी भी ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। और उस टाइम पे हस्बैंड भी नहीं थे, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। मेरी माँ को जब ये पता चला लो लाइन ऑफ प्रेजेंटा आया है और दामाद जी भी नहीं है और उसको वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रही है, उल्टियाँ भैया मेरी बंद ही नहीं हो रही थी 3 महीने तक, 3-3.5 महीने तक मेरे को रेगुलर उल्टी हुई है। एक आधे दिन अगर रह गया हो तो कोई ना, रेगुलर मतलब मैं अगर फूड भी बना रही थी, खाना भी बना रही हूँ ना, तो मुझे खाना भी कुछ ऐसा बनाना होता था कि अपने पास मैंने साबुन की जो टिक्की है, साबुन की टिक्की अपने पास रखी होती थी और मैं फूड बना रही होती थी और साबुन की टिक्की सूंघ रही होती थी, आटा गूंथ रही होती थी और साबुन की टिक्की सूंघ रही होती थी, क्योंकि घी से, दूध से, आटे की स्मेल से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी और बहुत ज़्यादा वॉमिट आती थी और बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई थी। तो मेरी माँ जो है वो मेरे पास कम से कम 20 दिन रह के गई। कहते ना माँ तो माँ ही होती है भैया, माँ का तो कंपैरिजन दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मेरी मम्मी जी जो मेरे पापा जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी, छोड़ना इन द सेंस मेरे पापा जी को अकेला नहीं छोड़ती वो, क्योंकि वो अस्थमेटिक पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट हैं वो, तो कभी भी खांसी रात को आ जाती है तो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो वो मेरे पास फिर भी 18 दिन रह के गई कि ये अब पूना चली जाएगी, क्योंकि 1 महीने के बाद उन्होंने बोला था कि पहले मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ और फ्लैट कुछ देखूंगा, अरेंज करूंगा, उसके बाद फिर मैं आऊँगा और आकर आपको ले जाऊँगा। मैं अकेले भी आ जाती है, ऐसा नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ, अकेले भी मैं डेफिनेटली आ जाती, लेकिन उस टाइम पे मेरे को वेट उठाने के लिए तो बिल्कुल भी मना करा हुआ था। तो 20 दिन के लिए मेरी मम्मी रह के गई। ये स्टोरी थी कि हम अचानक से पूना शिफ्ट इसलिए हुए ताकि पूना शिफ्ट हमने ये मेंटली सोच के रखा कि हम 2 से 3 साल पुणे में रहेंगे और 2-2.5 साल के लिए पुणे में रहेंगे और 2-2.5 साल के बाद वी आर अगेन गोइंग टू, हम लोग गाजियाबाद में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर नोएडा में शिफ्ट हो जाएंगे या गुरुग्राम में शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं भी, लेकिन हम दिल्ली एनसीआर में ही शिफ्ट होना चाहेंगे, क्योंकि वहीं पे हमारा परिवार है। मेरे मायके वाले दिल्ली में है और धरती का स्वर्ग श्रीधाम वृंदावन जो वहाँ से दिल्ली एनसीआर से बहुत ज़्यादा पास पड़ता है, और मेरा ससुराल भी वहीं पे पास में ही है, सनपुर गढ़गंगा, तो वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली है। यहाँ पे तो हम किसी को नहीं जानते, अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी हम साथ में लेके आए हैं। तो तब हम यहाँ पे आए और यहाँ पे मेरा शिफ्ट होने का रीजन ये था कि मेरे हस्बैंड का जो जॉब अचानक से चेंज हुई, ये सभी चीज़ें अचानक से हुई, कुछ भी प्री प्लान नहीं था और ना ही कुछ भी हम ये प्लान कर रहे थे, सारी चीज़ें ये अचानक से हुई। हम लोग पूना भी अचानक ही शिफ्ट हुए, ये रीज़न था, नहीं तो मैं तो कभी भी बिल्कुल भी वृंदावन छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। तो चलो वृंदावन तो एक बार छूट जाए तो, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश छोड़ने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक वो धरती है, यहाँ पे सारे ऋषि मुनियों ने भगवान की विभिन्न लीलाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है, ब्रजभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश तो बहुत पावन पुनीत भूमि को बोला जाता है। तो दैट्स बाय द रीजन कि हम लोग पूना इसलिए शिफ्ट हुए। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा जो ब्लॉग चैनल है ये भी अच्छा लग रहा होगा, जिसमें मैं अपनी जर्नी आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरी बोल। ये हमारा सारा सामान पूना आ चुका है। आप देख रहे होंगे कि बारिश में सारा सामान आया है, तो बहुत सारे जो कंटेनर हैं वो ऑलमोस्ट गीले हो चुके हैं। बहुत ही सारे कंटेनर गीले हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है, बस गीले ही हुए हैं और कोई भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं।